हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सरिता पांडे आप सभी के सामने लेकर के आ गई हूँ दोस्तों सी टेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट 2013 का पेपर 6 to 8 के लिए भाग 2 के लिए दोस्तों जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों आप जानते हैं 60 क्वेश्चन कवर होता है इसमें। तो हम देखेंगे आज 2013 का पेपर। 2011 और 2012 में करा चुकी हूँ, ठीक है। 2011 एंड 2012 का आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां से आप देखिएगा वो उन पेपर्स को। और आगे अब हम चलेंगे 2013 का पेपर करेंगे। दोस्तों एक बात आप सभी से कहनी थी कि अब हमारे पास समय नहीं रह गया है, 1 महीने का समय है और हमें अपनी तैयारी अच्छी करनी है। तो आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अब 20-20 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन कराने का समय नहीं रहा, इसलिए मैं आज पूरे 60 क्वेश्चन कराऊंगी। और चारों ऑप्शन को पढ़ने से बेटर होगा कि आंसर पे ध्यान दिया जाए और आंसर के बारे में समझा जाए कि आंसर में और कुछ एक्स्ट्रा क्या है। तो हम क्वेश्चन करेंगे पूरे 60 क्वेश्चन, मतलब एक बार में। 2013 का ये जो पेपर है, 2013 का पेपर है, इसको आज हम पूरा कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था? ऑप्शन है आपका कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा और कंबल। तो कंबल प्रसिद्ध था दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कंबल क्यों प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है वहां कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन कंबलों को भिसिंगी कहा जाता है। नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, कुछ नया आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्तर पश्चिम भारत में प्रसिद्ध है कंबल, उसे और क्या कहा जा सकता है। तो आप नोट करेंगे भिसिंगी, इस कंबल को भिसिंगी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, अब हमें अपनी तैयारी करनी है। दूसरा क्वेश्चन है एम्फोरा एक था। क्या था एम्फोरा? क्या था? इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था, या छिद्र युक्त बर्तन था। तो दोस्तों एम्फोरा जो है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार था, इसी को हम एम्फोरा कहते हैं, ठीक है। एम्फोरा कहते हैं, आकार में ये लंबा होता है, दोनों तरफ इसमें हत्थे लगे होते हैं, ये एक जार होता है जिसको एम्फोरा कहा जाता है, ठीक। आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? कहाँ मांग थी इसकी? रोमन साम्राज्य में। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने दोस्तों, देखिए रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की मांग सबसे ज्यादा कहाँ रही है? तो रोमन साम्राज्य में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर और काला सोना। तो दोस्तों इसको काला सोना कहते थे। अब किसी भी चीज की जहां बहुत ज्यादा मांग होगी, बहुत ज्यादा डिमांड होगी, उसको तो हम सोना हीरा से ही उसकी तुलना करेंगे, तो काला सोना कहते थे हम इसको। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। रोमन को हम यवन भी कहते हैं, नोट कीजिएगा, रोमन को यवन भी कहते हैं। लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण यवन प्रिया कहा जाता है। इसको रोमन साम्राज्य को यवन प्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, काला सोना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रहट, चरखे एवं अग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। किस समय हुआ था? किस काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो रहट और चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था मध्यकाल में। कब हुआ था? मध्यकाल में। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मध्यकाल में हुआ था। और किस समय हुआ था? वो 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ था। नोट कीजिएगा, 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुआ था। रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में किस समय? 14वीं 15वीं शताब्दी में हुआ था। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब से आपको डेली एक वीडियो ये 60 क्वेश्चन पूरे कवर किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट पूरी कराई जाएगी 60 क्वेश्चन, जिससे कि हमारा सीटेट में जूनियर लेवल का एक अच्छी तैयारी हो जाए। क्वेश्चन कहीं से भी बने हैं वो सबका नॉलेज रहे, और आंसर के साथ देखिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप नोटबुक लेकर के बैठिएगा, पेन लेकर बैठिएगा, उसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा 60 क्वेश्चन करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट विजिटर हैं अगर आप, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए आर्यन एजुकेशन अकेडमी को। सीटेड बाय सरिता पांडे के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए फास्ट रिवीजन है, करते हैं, पूरा 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है?
दिल्ली सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ समझ लीजिए। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया था। जोधपुर में, नोट कीजिएगा, जोधपुर में पाया गया था। प्रशस्ति क्या होता है? देखिए प्रयाग प्रशस्ति हरिशेर का है। तो प्रशस्ति क्या होता है? उस राजा के प्रशंसा में राजकवि जो होते हैं वो लेख लिखते हैं। तो यहाँ पे जोधपुर में पाया गया है ये। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, नोट कीजिएगा, जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नोट कीजिएगा दोस्तों, ये शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी ने विजयों का उल्लेख किया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के विजयों का उल्लेख किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ऑप्शन ए, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीता था तब, या राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री न हो तब, या फिर हिरण्य का शिकार करने से पहले, या फिर पुत्र के जन्म के लिए। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जो किया जाता है दोस्तों, राजा के छत्री घोषित होने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री हो या न हो, उसके कार्य के अनुसार, या फिर उसे जब छत्री घोषित किया जाता था तब ये हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, कार्य के अनुसार बटा गया था ना पहले, तो छत्री हो या ना हो जन्म से, लेकिन वो छत्री जैसा कार्य राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से भले ही छत्री ना हो, उसको हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था दोस्तों। ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा, नगरम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये जो आपका आंसर है बी, श्रेणी, ये उत्तर भारत में व्यापारियों को कहा जाता था, लेकिन चोल काल में व्यापारियों को नगरम कहा जाता था। ये चोल काल में व्यापारियों को नगरम कहा जाता था। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नगरम, और उत्तर भारत में व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, उत्तर भारत में व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। बताइए क्या होगा आंसर? तो आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा, बंगाली से नाथ साहित्य का संबंध है। आप देखिए, सुनिए इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट हो नोट कीजिए। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। देखिए, स्थापना की बात की तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। सुपर टेट के क्वेश्चन में बना था मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। तो ये प्रचलन जो है, इसको जो आगे बढ़ाया था वो गोरखनाथ ने आगे बढ़ाया था, लेकिन स्थापना किसने किया था? तो मत्स्येंद्रनाथ ने स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ाया था किसने इसे? तो इसे गोरखनाथ ने आगे बढ़ाया था। तो ये किस साहित्य, इसका साहित्य जो किससे संबंधित है? बंगाली भाषा से संबंधित है। कितने क्वेश्चन यहाँ से? 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत, क्वेश्चन देखिए निकल जाते हैं, आंसर निकल आते हैं, क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो समझिएगा, आपका खान अब्दुल गफ्फार ने कहा उत्तर पश्चिम प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ठीक है, ये देखिए जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, इसके बारे में समझिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के आंदोलनकारियों को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के आंदोलनकारियों को नोट कीजिए दोस्तों, लाल कुर्ती नामक दल के नाम से जाना जाता है। ये कब शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर। ठीक, आगे बढ़िए। हर क्वेश्चन में देखिए कम से कम आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो स्वतंत्रता दिवस आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। चलिए कुछ कांग्रेस का देखिए, लाहौर अधिवेशन 1929, ये जो दिया गया पूर्ण स्वराज, ये लाहौर अधिवेशन है 1929। ये रावी नदी के तट पर 1929, ये रावी नदी के तट पर हुआ था, तथा इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया इस प्रस्ताव में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया बी, 26 जनवरी 1930 को। बिग बियर का उदाहरण है। बिग बियर क्या है?
आकाश गंगा का उदाहरण है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, तारा का उदाहरण है, या फिर गैलेक्सी का उदाहरण है। तो दोस्तों बिग बियर का जो उदाहरण है ये नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, इसे सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आपका ये राइट आंसर हो गया। नक्षत्र मंडल का उदाहरण है ये बिग बियर, जिसको हम सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? ऑप्शन देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देगा? देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग तब दिखाई देता है जब चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, तब एक ही भाग दिखाई देता है। तो आपका ये कहाँ है? चंद्रमा का दूसरा भाग केवल जहाँ रहेगा वो होगा ही नहीं, इसमें भी केवल है, केवल को हम निकाल देंगे तुरंत, और ये आपका राइट आंसर सी हो गया। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान जो समय लगता है, इसी के कारण एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है बताइए? पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, तो राइट आंसर तो आपका फर्स्ट ही हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है? तो दोस्तों समान रहता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं वहां समान रहता है। क्यों, कैसे समान रहता है? देखिए, पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान ही रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा जो समान होती है, प्रत्येक देशांतर रेखा समान होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? नोट कीजिएगा, 111 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किमी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 क्वेश्चन ही हुआ, अभी हमको 60 क्वेश्चन करना, टाइम लग रहा है दोस्तों ना। पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कब कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में जो लिया गया समय है, उसी के कारण पृथ्वी दिन, उस दिन को पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर लिया गया समय कहाँ है? सी ऑप्शन है, राइट हो गया आपका ये। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने का जो समय होता है वो पृथ्वी दिन, अर्थ डे कहलाता है। ठीक है, ये पूरा समय कितना होता है? 24 घंटे का होता है। पृथ्वी पूरा एक दिन में अपना चक्कर लगाती है ना, तो 24 घंटे का होता है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, और इस कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। नोट कीजिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्यों है अनेक पोताश्रय और पतन अटलांटिक महासागर में? क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों होगा सुनिएगा, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है, मतलब क्या होता है? तंदुरित मीन्स आप सोचेंगे तंदुरुस्त है, क्या है? आप यहाँ पे मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। तंदुरित मीन्स कटी फटी, मतलब जो रेखा है अटलांटिक महासागर की, जो तट रेखा है वो बहुत ही कटी फटी है। तंदुरित मीन्स हो गया कटी फटी, नोट कर लीजिए, तंदुरित मीन्स हो गया कटी फटी। अतः तंदुरित तट रेखा का होना जो होता है प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होती है, जिस कारण अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय और पत्तन है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आपको सबको पता होगा। तो एंडीज जो है ये सबसे लंबी है, दक्षिण अमेरिका की दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। ये कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 7200 किलोमीटर है इसकी लंबाई। एंडीज की लंबाई 7200 किलोमीटर, और दक्षिणी अमेरिका में है ये। आगे बढ़ेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हर क्षेत्र से क्वेश्चन है यहाँ पे। आप देख रहे हैं सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन, और वो क्या कहते हैं, अभी आपको मिलेंगे इसमें कुछ वेदों से क्वेश्चन, और इसमें क्या क्या आता है सोशल साइंस में आ जाएगा आपका
वो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन, तो ये सारे मिलेंगे आपको इसमें, इसलिए हम एक बार में टाइम भले ही लगे हम पूरे 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे 19। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और राजस्थान में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, राइट आंसर सी। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किस ओर से किस ओर? तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं आर्द्र पवनें, इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं आर्द्र पवनें, बी ऑप्शन राइट। स्थल से समुद्र की ओर आर्द्र पवनें, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। स्थलीय समीर नोट कर लीजिएगा, जो कुछ भी आपको नया लगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। निम्न में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ घने तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने के कारण ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी या फिर अमेजन नदी बेसिन? तो सबसे बड़ा आप जानते हैं अमेजन नदी बेसिन है, विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अमेजन नदी बेसिन है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में है इसका विस्तार। ओके, आगे बढ़ेंगे। मोलोका क्या है? मोलोका क्या है? मोलोका बताइए। जनजाति है, घर है, वन्य पशु है, मलक्का का निवासी है? तुक्का अगर मारेंगे दोस्तों तो आप मोलोका को पक्का मलक्का का निवासी ही लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मोलोका जो है मलक्का का निवासी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बने रहिए हमारे साथ, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा और आप काफी अच्छा कर पाएंगे। तो मोलोका क्या है? एक प्रकार का घर है दोस्तों, और ये कहाँ पाया जाता है? कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया ये मलोका कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया ये घर है मोलोका, जो कि उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करते हैं। ये जनजाति, कोलंबियन जनजाति उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये घर होता है जिसको हम मलोका कहते हैं। ठीक, क्या है? एक प्रकार का घर है जो कि उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करते हैं कोलंबियन जनजाति, उन्हीं के द्वारा बनाया गया घर है। ठीक है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये तो आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी सोच समझ के लगा सकते हैं, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या समझना भी है इसमें कुछ? संसाधन संरक्षण ये नहीं, कुछ समझना जैसा नहीं है। अंतर संसाधनों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, इसलिए संसाधन संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण का मतलब ही है सुरक्षा देना। रक्षक मेखला की एक विधि है। रक्षक मेखला की एक विधि क्या है? रक्षक मेखला की एक विधि है आपकी मृदा संरक्षण। कैसे होगा रक्षण मेखला? तो मृदा संरक्षण से होता है। रक्षक मेखला के बारे में सुनिएगा। मृदा संरक्षण की एक विधि है रक्षक मेखला। इस विधि में मृदा का संरक्षण किया जाता है, जिसके लिए खेत में बॉर्डर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जिससे उनका बहाव नहीं होता, मिट्टी का बहाव न हो, मिट्टी का बहाव को रोकना ही रक्षण मेखला कहलाता है। खेत में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं जिसके कारण एक बॉर्डर लाइन बनाई जाती है जिससे कि मिट्टी का बहाव पानी से न हो, तो वो रक्षण मेखला कहलाती है। मृदा संरक्षण से ये संबंधित है, एक विधि है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका, ये भी याद रखिएगा कि भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो एक पूरा स्थल है ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। कैसा स्थल है? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता तो विशेषकर प्रमुख थे दोस्तों? अग्नि, इंद्र और सोम। कहाँ है आपका? बी ऑप्शन में है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, देखिए कुछ ऋग्वैदिक काल के जो 3 प्रमुख देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम। इंद्र इसमें सबसे प्रमुख देवता थे, ये आपको पता ही है। ऋग्वेद में देखिए 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया, ये आप नोट कर लीजिए कितनी बार उल्लेख किया गया है इंद्र का। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख हुआ है, सबसे प्रमुख देवता यही है इंद्र। कितनी बार हुआ है उल्लेख? तो 250 बार उल्लेख किया गया है, जबकि 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया और 114 बार सोम का उल्लेख किया गया है। 114 बार सोम का, 114 बार सोम का
और अग्नि का 200 बार और इंद्रदेव का 250 बार, सबसे ज्यादा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप और भारत अरब। तो संस्कृत को जो भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है वो भारत यूरोप है। भारत यूरोप, राइट आंसर सी ऑप्शन, भारत यूरोप। संस्कृत को भारत यूरोप भारतीय कहते हैं ना, भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। संस्कृत आर्यों की मूल भाषा है, आर्यों की मूल भाषा है, भारत यूरोप का हिस्सा माना जाता है। किसकी मूल भाषा? आर्यों की मूल भाषा है, भारत यूरोप का हिस्सा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? किस स्थान पर? वह ऐसा कौन सा स्थान है जहां मृतक जीव को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? तो वो इमाम गांव है। इमाम गांव ऐसा जगह है जहां पे मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। देखिए कुछ समझिएगा इस पॉइंट के बारे में। ताम्रपाषाणिक स्थल इमाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में है। इमाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया था, जिससे मृतक का सिर जो होता है उत्तरी दिशा में होता है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या मिला? ताम्रपाषाणिक स्थल है ये। इमाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं को तृष्णा बताया गया। क्या बताया गया? तृष्णा। तृष्णा नाम दिया गया है ये बुद्ध के द्वारा। तो इनके अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है, तथा इससे आसक्ति या राग का उद्भव होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है। ब्रांडिंग अगर हम कर देंगे तो जो कई उत्पाद होते हैं उससे इसे अलग करता है। ब्रांडिंग करने से उत्पादों की ब्रांडिंग उसकी पहचान सुनिश्चित करता है और इसके द्वारा बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, अलग करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान की अंतरात्मा क्या है? प्रस्तावना है। संविधान की अंतरात्मा प्रस्तावना के बारे में चारों ऑप्शन ले लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में नोट कीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसे अंतरात्मा तो कहा ही जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। ठीक है, और प्रस्तावना को पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। संविधान की आत्मा 13 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रस्तावना पेश किया गया। इसको नेहरू ने कहा है संविधान की आत्मा। ठीक है, जब किसी मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य? दोस्तों एक तरीके से इसको भी लड्डू क्वेश्चन कहेंगे। ये तो आप फटाफट कर लोगे। तो दो सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं। ठीक है, लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो दो चार क्वेश्चन तो इजी रहेंगे ही ना, सारे के सारे ऐसे थोड़ी रहेंगे कि सारे के सारे आप कर लें। कैसे कैसे क्वेश्चन मिले हैं आपने देखा होगा, और उससे आंसर से भी निकल के 2-3 पॉइंट हर आंसर में आपको मिल रहा है। ठीक, तो लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा से 12 होते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ सेकंड हो गया। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। 34 क्वेश्चन। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है तो कैसे देता है? न्यायाधीश सबूतों के आधार पर देता है। ठीक, राइट आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? किस पंथ पर? तो जगन्नाथ पंथ पर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है जगन्नाथ पंथ पर। क्यों? क्योंकि इस पंथ के लोग शिव के अनुयायी थे। इस पंथ के लोग किसके अनुयायी थे? शिव के अनुयायी थे, और इनकी पूजा विधि में तंत्र मंत्र बलि आदि शामिल होते हैं, इसलिए जगन्नाथ पंथ। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है?
दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। सुरक्षित देखिए हैजा और दस्त, पेचिस ये सब होता कैसे, पहले ये सोच लीजिए। तो दूषित पेयजल से होता है, तो सुरक्षित पेयजल का उपलब्ध करा करके हम रोक सकते हैं। है कहाँ पे, ये सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सी ऑप्शन में है सुरक्षित पेयजल। दस्त, पेचिस, हैजा के लिए क्या रीजन क्या है, तो दूषित पेयजल है रीजन। तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं, सुरक्षित पेयजल से रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि शिक्षक को क्या चाहिए। तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ऑप्शन देखिए आपके हैं यहाँ पे, इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, बिल्कुल नहीं, बचना नहीं है। पहला आपका गलत हो गया। किसी भी चर्चा से बचेंगे तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे। सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें, जी नहीं, सरकार के तौर तरीकों का आलोचना नहीं करना, हमें उसे एक्सेप्ट करके उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है, इसके लिए दलित से दलील दे, जी नहीं, दलील देने से भी क्या होगा। और आपका एक, आप टीचर हैं, आपको करना क्या चाहिए, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। जी हाँ, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन आपका ये होगा कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में आप अच्छा से अच्छा अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन कीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप पहले देख लीजिए कि कौन कौन से गलत हैं, और पीछे की तरफ जिधर मैं ऐसे करती हूँ टिक करती हूँ, इधर आप क्रॉस कर दीजिए। और जब इधर आप क्रॉस कर देंगे तो आपको उन सब पर बार बार ध्यान नहीं देना होगा। मैं ऐसे ही करती थी दोस्तों, इसलिए मैंने शेयर करना जरूरी समझा। यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे, फिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना है कि जिसमें आलोचना हो, वाद विवाद से बचना है, हमें अपना बेस्ट देना है। एज अ टीचर आप सोचिए कि आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा आपको करना है। तो जो सही होगा आपका राइट आंसर इधर हो जाएगा। तो आप जब बबलिंग करने लगेंगे तो आप इसको टिक करेंगे देखकर, इधर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस, बबल जब भरेंगे तब सामने देख के करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। तो देखिए टेलीविजन हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, टेलीविजन हो जाएगा। टेलीविजन एक ऐसा साधन है दोस्तों, आप जानते हैं टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन एक ऐसा साधन जो विद्यार्थियों, किशोर और किशोरियों के व्यवहार की प्रवृत्ति में व्यापक प्रभाव डालता है। इसके माध्यम से क्या है, समाज विज्ञान भी प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों में कभी कभी नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे समाजवादियों को इस तरह की समस्याओं से निपटना पड़ता है, संगोष्ठियां सम्मेलन आयोजित करने पड़ते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो गया टेलीविजन। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। शिक्षार्थियों के गतिविधियों पर बढ़ाए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। क्या सर्वोत्तम है, सप्ताह में 3 बार कार्य देना, बिल्कुल नहीं। देखिए बार बार कार्य देना क्या है, 3 बार कार्य देने का क्या मतलब है, सप्ताह में 3 बार कार्य देना। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। जी हाँ, ये सही लग रहा है, देख लेते हैं। और रुचि बनाए रखने के लिए दिया जा रहा व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। ठीक है, लेकिन अधिक से अधिक नई सामग्री आप ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे ये जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए आपको। और ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। दोस्तों यहाँ पे सबसे सटीक आपका आंसर बी ही होगा, राइट आंसर बी होगा। नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना कार्य दीजिए। परियोजना कार्य सबसे बेस्ट होता है, परियोजना कार्य बच्चे करेंगे तो उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा बच्चों का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, बताइए क्या माना जाएगा इन्हें। तो 40 क्वेश्चन, ठीक है, तो इन्हें क्या माना जाएगा। देखिए गौड़ श्रोता, प्राथमिक श्रोता, वास्तविक बयान करने वाले, आंतरिक श्रोता। देखिए सैनिक हैं वो जो कि कारगिल युद्ध में कठिनाई जो कुछ भी हुई उसको उन्होंने खुद ही झेला, तो जब वो खुद ही झेले तो वो प्राथमिक श्रोता है। सबसे ज्यादा जो कुछ भी हुआ उन्हीं के साथ हुआ, तो वो प्राथमिक श्रोता की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक श्रोता की कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी वही थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है।
निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा प्रकरण होगा? भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की पाई जाने वाली खनिज और पृथ्वी की संरचना। तो भारत की प्रमुख फसलें ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे हो जाएगा दोस्तों? भारत की प्रमुख फसलें समझिएगा। देखिए, गहन अध्ययन की बात की जा रही है तो गहन अध्ययन से मतलब होता है किसी वस्तु के प्रत्येक घटक का अध्ययन करना। और 7th क्लास का बच्चा है तो विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु विकल्प में भारत की प्रमुख फसलें अत्यधिक उपयुक्त होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि फसल से संबंधित प्रत्येक जो घटना है, जो घटक है, विद्यार्थी को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, जैसे क्षेत्र और टेम्परेचर और वर्षा, फसलों की विविधता, ये सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? 42 क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका तर्कना। तर्कना कहलाता है। क्यों कहलाता है, कैसे कहलाता है, ये समझिएगा। देखिए, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना तर्कना कहलाता है। ठीक है, अगला जो होगा आपका, निम्नलिखित देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? दर्शाने के लिए सबसे उपयोग कौन सा होगा? तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? फ्लो चार्ट है, तुलनात्मक चार्ट है, समय रेखा चार्ट है, वेन रेखा। तो तुलनात्मक चार्ट हो जाएगा क्योंकि तुलना ही तो दर्शाना है। तुलनात्मक चार्ट, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ये उद्देश्य जो होता है ये अवबोध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अवबोध के अंतर्गत आएगा। कैसे? किसी विषय वस्तु के संबंधित अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो लिखना होता है वो अवबोध को उच्च स्तर पर बनाने का प्रयास होता है। अवबोध का तात्पर्य क्या होता है? अवबोध मतलब होता है समझ। आप अपने समझ के आधार पर कितना क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अवबोध राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? किसके अतिरिक्त मतलब किसको छोड़ करके सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? तो दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य, ये जो सही ठीक ठीक उत्तर देने का सामर्थ्य है ये सृजनात्मक नहीं है, क्योंकि ये ठीक ठीक उत्तर आप तभी दे सकते हैं फैक्ट आंसर कि आपने रट्टा मारा हो, रट करके याद किया हो। लेकिन सही क्या होता है? जब आप उस पर संश्लेषण करें, विश्लेषण करें, कल्पना के आधार पर कुछ बताएं, तो वहां पे आपका हो जाता है अर्थपूर्ण विचार, ये सब यूज करते हैं जब तब, तो सृजनात्मक हो जाता है वो। यहाँ पे क्या कहा है कि किसके अतिरिक्त मतलब कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। एक मिनट, आफत की है आप लोग नौटंकी फान के। सॉरी फ्रेंड्स, इसके आगे चलिए बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्र कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक छात्र कहती है कि उससे समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप एक टीचर है तो आप क्या करेंगे? बताइए, बच्चों का ऐसा राय है कि बीमार करता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बीमार नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, आपका कहना इसमें क्या होगा? ऑप्शंस हैं यहाँ पे 4 लेंदी ऑप्शन है, देखिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभी प्रेरित करेंगे कि आप पता लगाओ कि क्या मोबाइल टावर से जो कुछ भी होता है क्या हो सकता है, क्या विकिरण निकलता है, नहीं निकलता है। तो जब छात्र में शिक्षक द्वारा कोई विषय वस्तु छात्रों के सम्मुख रखा जाता है और छात्रों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे एक स्टूडेंट कुछ कह रहा है, एक स्टूडेंट कुछ कह रहा है, तो ऐसे में छात्रों को विषय वस्तु की स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे छात्र समस्या का अवलोकन करें और बताने में सक्षम हो सकें। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार एनसीईआरटी 2005 की बात हो रही है। यहाँ पे एनसीईआरटी 2005 से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को इंपॉर्टेंट माना गया है। तो यहाँ पे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आपका बी ऑप्शन में है। चलिए, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
एनसीएफ 2005 में इन सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट माना गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा किस राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में? राजवंश के सारांश के लिए समय रेखा नहीं, अच्छा हाँ, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में ही तो होगा, क्योंकि किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। और समय रेखा आप किस पर दिखाएंगे? चार्ट पर ही दिखाएंगे। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, किससे संबंधित है? मानचित्र पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को दर्शाना है तो यह किससे संबंधित है? ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। बताइए किससे संबंधित है? तो ये आपके कौशल से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि ये आपके कौशल से संबंधित है कि आप कैसे बच्चों को ये प्लेस जो है वहाँ का बता सकते हैं। मानचित्र पर, मैप के पर दिखाना है तो आपके अंदर वो कौशल होना चाहिए दर्शाने का कि कैसे आप दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा? विद्यार्थियों में ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और इसी से आप अगर करते हैं प्रैक्टिस तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, 10 मिनट और है, बने रहिए। आपको अब इस तरीके से ही पूरे क्वेश्चंस की ज़रूरत है। अब आप 10-5 मिनट का वीडियो देख करके कुछ भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, परिचित संदर्भों को अधिक से अधिक उदाहरण दें, केवल बाल अपराधों को, देखिए दोस्तों जहाँ केवल आ जाए उसको हटा दीजिए आप, केवल बाल अपराधों की कानूनों की चर्चा करें, कानून के प्रति डर पैदा करें। ये भी नहीं होगा, कानून के प्रति डर क्यों पैदा करेंगे? कानून से हमें न्याय मिलता है, कानून हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। आपके जो परिचित संदर्भ हैं, देखिए कानून बहुत कम अनुभव होता है बच्चों को कानून का, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, जो परिचित संदर्भ है उसका अधिक से अधिक उदाहरण देंगे, जिससे बच्चा कानून के बारे में जान सके। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, अब जब अधिक से अधिक आप उदाहरण देंगे तो आप बच्चे इसके बारे में, बच्चों में समझ विकसित होगी। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? कौन सी विधि उपयोग में जानी चाहिए? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सी उपयोग में विधि लाई जाएगी। पहला ही ऑप्शन है, देखिए विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों के विषय के प्रति आकर्षण बनाना। देखिए जहाँ गतिविधियां होती है वो पॉजिटिव आंसर की तरफ आपको ले जाता है। और ग्रेड्स प्रदान करना, ये कट हो जाएगा। और गृह माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। जी माता पिता को नहीं सम्मिलित करना है, हमें सिर्फ बच्चे को करना है। प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना ठीक है, लेकिन प्रत्येक सोमवार को क्यों? डेली का डेली क्यों नहीं? आप जानते हैं कि जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो हर एक टॉपिक के साथ साथ चलती रहती है। आप पढ़ाने के बाद आप उनका एक मूल्यांकन कीजिए कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, साथ साथ ये प्रक्रिया चलती रहती है, हफ्ते में सिर्फ नहीं कि आपने हफ्ते भर का एक साथ लेंगे तो वो बोझ हो जाएगा बच्चों पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें, किससे जागरूक हो सकें? उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। तो संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है कि चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो परिप्रेक्ष्य के विषय में हम बताना चाहिए हमें, उपनिवेशों के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस छात्रों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कैसे हो जाएगा?
देखिए सामाजिक विज्ञान जो होता है, सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, समझिएगा थोड़ा सा कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि छात्रों को जो है सामाजिक संरचना को समझ सकने तथा सामाजिक समस्याओं को जान सकने में छात्रों के में जो है समाज के प्रति जागरूकता प्रदर्शित हो कि क्या समाज है, समाज को समझ सकें, समाज का संरचना कैसे होता है, कैसे समाज बनता है, किसको समाज कहते हैं, उसके प्रति उसमें समाज में समस्याएं किस किस तरह की होती हैं। ठीक है, जागरूकता आएगी, बच्चों को अवेयरनेस बच्चे में बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे हम। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। देखिए बाकी चीजें जो हैं इनके अकॉर्डिंग लेंथी क्वेश्चन है, तो आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। ठीक है, घटना परिचित करा दिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाना। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए और विकसित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाए। देखिए सभी सही हैं, लेकिन आपको सभी पर तो टिक करना है या एक ही टिक करना है ना, तो आप बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे सही कौन सा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बच्चों को कुछ न कुछ मिले, सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ पे एक्टिव किस में हो रहा है, क्या बच्चे को सबसे ज़्यादा ज्ञान की तरफ लेके जा रहा है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र में सामाजिक, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण और उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाना, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन 54 का 54 का बी ऑप्शन, छात्रों को अन्वेषित करने का। और दोस्तों मैंने 43 का क्या बताया था आपको? 43 का यहाँ पे आपका अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां और रचनात्मक व संकलित आकलन होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो सी ऑप्शन हो जाएगा किसका है, ये 53 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि गतिविधियां सबसे बेस्ट होता है, रचनात्मक आकलन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक, क्योंकि इन सभी में है तो सभी सही, लेकिन सभी में सबसे बेस्ट यही है बच्चों को जागरूक किया जा सके, प्रश्न उठाकर वाद विवाद करके सब कुछ। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान किस ऑप्शन से मिलता है, क्या ज़्यादा बेस्ट होगा। हमारे हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए बताइए? जो विविधतापूर्ण समाज है तो इस समाज में पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिएगा। वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें, या वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, दूर तो होगा नहीं, सभी क्षेत्रों के एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। अब आगे नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि विविधतापूर्ण का मतलब क्या हुआ? विविधतापूर्ण का आंसर मिल गया आपको, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव। ठीक, विविधतापूर्ण का मतलब यही हो गया, सभी क्षेत्रों का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 एनसीएफ का क्वेश्चन फिर एक आया। सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एनसीएफ में 2005 एनसीएफ में कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए सामर्थ्य बनाना है। तो इसमें कुछ आगे मतलब जैसे अपने हिसाब से सोचना, ये एनसीएफ में ये कहा गया है, एनसीएफ 2005 का ये कथन है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, कब, क्यों चलाया गया था? समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के चलाया गया था। ये समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के चलाया गया था। अब दोस्तों समझिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है समान अधिकार तथा नस्ल भेद समाप्त करने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन, नोट कीजिएगा, यह आंदोलन 1955 से 1968 के बीच में चलाया गया। कब चलाया गया? 1955 से 1968। ओके, 1955 से 1968। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? देखिए पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ गया, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, बताइए कैसे होता है। चलिए राइट आंसर पे चलते हैं, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो ये तो इजी क्वेश्चन है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। होता है किसका चुनाव? मुख्यमंत्री का चुनाव। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों रूढ़िबद्धता पे आती है लिंग मूलक, ये ऐसे क्वेश्चंस एक तो बनते ही हैं और आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। ये क्या सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। यही आपका लिंग मूलक भेद प्रभावित दर्शा रहा है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, जरूरी नहीं है। लड़कियां लड़के दोनों क्या हैं, एक दोनों बच्चे हैं, दोनों को जैसा परिवेश मिलेगा वैसा बच्चों का ज्ञान होगा। तो हम किसी को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। और लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। केवल देखिए, केवल जहां भी आ जाए, आपको ये की वर्ड है आपके लिए, केवल जहां आ जाए वो गलत हो जाता है। और फिर आप इस तरह क्यों क्यों करेंगे? बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू, और आईपीएस अधिकारी रही हैं पहले ये किरण बेदी। तो बहुत ही हम क्या क्या गिनाएं आपको, और हर क्षेत्र में हमारी जो है महिलाएं अग्रणी हैं। तो यही हो जाएगा लिंग भेद, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। अगर आप हमारे साथ अभी तक बने रहे हैं, आपने वीडियो पूरा देखा है, तो आई एम श्योर आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और इसी तरीके से हम हर रोज़ लेकर के आएंगे पूरे 60 क्वेश्चन, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी बन सके। हर बार एक नया पेपर 2011 हो चुका है, 2012 हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे और सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। और अब हम 2013 का कराए हैं, 14, 15, 16, 17 ऐसे कराते हुए पूरा पिछले प्रीवियस ईयर पेपर तक 2019 का जो भी पेपर है वो सब हम कराएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे? बताइए। देखिए, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा। वस्तुओं का विज्ञापन देखने में ताकि लोग पसंद करें, नहीं इस तरीके से इसको आप क्रॉस करते जाएंगे। क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सके, नहीं। आप एक विस्तृत उदाहरण की तरफ जाएंगे, विस्तृत उत्तर की तरफ जाएंगे। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीजें प्रस्तुत करना भी नहीं हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि देश और संचार, लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संसार के बारे में क्या करता है, समाचार देते हैं, जिससे उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा पर चर्चा होती है, प्रसारित, और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य होता है। तो आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जो उत्तर आपका विस्तृत होगा आप उसी तरफ जाएंगे। और बच्चों को लेकर के जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप बाल केंद्रित शिक्षा की तरफ जाएंगे। आप एक बेस्ट टीचर हो तो आप कैसे क्या करोगे उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 6 to 8 के लिए है। तो आप अपने माइंड सेट में हमेशा बना के रखोगे कि आप 11 से 14 तक के क्लास के बच्चों को आप माइंड में रख के करेंगे कि 6 to 8 का बच्चा कितना सोच सकता है, क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से आप डेडिकेशन से लगेंगे तो काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे। इस बार के सीटेट में 1 महीना है, काफ़ी अच्छी तैयारी करेंगे हम लोग। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि यहाँ पर अच्छी तैयारी कराई जा रही है। आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपका तैयारी हो सकता है। शेयर कर दीजिए अभी अपने दोस्तों को, और बताइएगा कि कैसा लगा हमारे ये प्रयास। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कमेंट में आप सुझाव दीजिएगा कि हमें कैसा करना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे 2014 का पेपर लेकर के, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी बनेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।